चलो देखो, शुरू करते हैं हम लोग। ये क्लास 10 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सबसे पहला एनसीईआरटी का सवाल है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। एग्जाम में पूछा भी जाता है ऐसा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिकारकों का आपस में संपर्क में आना अति आवश्यक है। ये सब लोग को पता है कि कोई केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो जब तक अभिकारक आपस में नहीं मिलेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया संभव नहीं है। जब मैग्नीशियम को खुले वायु में छोड़ दिया जाता है तो वायु के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है और अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है। उस लेयर को हटाने के लिए मैग्नीशियम को वायु में जलाने से पहले हम लोग उसको क्या करते हैं, साफ कर देते हैं। क्या लिखा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिकारकों का आपस में संपर्क में आना अति आवश्यक है। मैग्नीशियम रिबन वायुमंडलीय गैसों से अभिक्रिया कर अपने ऊपर एक परत बना लेती है जिसे साफ करना अति आवश्यक होता है, अन्यथा यह हवा के से क्रिया नहीं कर पाएगा। इसलिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्या करते हैं। ये बात समझ में आया कि इसमें कोई दिक्कत, हालांकि ये नीचे वाला लाइन अगर नहीं भी लिखिएगा फिर भी आपका काम चल सकता है। आगे बढ़े। बोला निम्नलिखित रासायनिक, ये जो क्वेश्चन आंसर अपने मन से नहीं, ये सारा एनसीईआरटी का ही है। जो एनसीईआरटी के बुक में आपका क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है सिर्फ उसी को हम करा रहे हैं। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण या संतुलित समीकरण लिखिए। देखिए, संतुलित समीकरण हम कहते किसको हैं, तो वैसे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों तरफ का मतलब अभिकारक और प्रतिफल, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है। अगर अभिकारक के तरफ एल्युमिनियम 5 है, प्रतिफल के तरफ भी एल्युमिनियम कितनी होनी चाहिए, 5। तो अगर दोनों इक्वल हो तो संतुलित रासायनिक समीकरण, अगर दोनों इक्वल ना हो तो उसको हम असंतुलित रासायनिक समीकरण समझते हैं। तो अब अभिक्रिया देखते हैं। हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। अच्छा, ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन होगा, फिर ये रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, ये बीच में प्लस प्लस हट गया है। हाइड्रोजन प्लस क्या है, क्लोरीन, और रिएक्शन हाइड्रोजन क्या, क्लोराइड। पहले, सबसे पहले आपको इसको सिंबलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हालांकि ये बना हुआ इसमें आ गया है, लेकिन आप समझिए, हाइड्रोजन को आप क्या लिखते हैं, H2, क्लोरीन को आप क्या लिखते हैं, Cl2। रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन क्लोराइड बना तो HCl होगा। अब संतुलित करने के लिए आपको क्लास में सिखाया गया था हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, यहाँ कितनी है, तो हम इसको 2 करना चाहेंगे तो इसके वजह से Cl भी 2 हो गया, इधर से भी 2 है, तो क्या ये संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। इसका ये आंसर हो जाएगा कि नहीं, सेम बात ही लिखा हुआ है। दूसरा, बेरियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट रिएक्शन, ओ गलती से ये पूरा गड़बड़े है जी। बेरियम क्लोराइड, ये एल्यूमिनियम सल्फेट होना चाहिए। कौन सल्फेट, एल्यूमिनियम। ये सब रात में टाइप होता, कभी कभी झुकने में दिक्कत हो जाता है। तो बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट रिएक्शन एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। देख रहे हो कैसे एन से हो गया है, उल्टे, यहाँ पे गलती है ना। बेरियम सल्फेट अब प्लस ये वाला हिस्सा जैसे है वैसे ही रहेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। कोई दिक्कत है, अब तो समझ में आया। तो अब बेरियम क्लोराइड को हम क्या लिखेंगे, BaCl। अब ये BaCl 2 लिखेंगे। अब प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट है तो Al2SO4 का हल क्या। इसके लिए अलग से आपको एक वीडियो भी दिए हैं और आपको क्लास में भी पढ़ाया गया है
कि कोई भी यौगिक का हम सूत्र कैसे लिखते हैं, यौगिक का सूत्र कैसे लिखते हैं, इसके लिए पहले आपको वैलेंसी पता होना चाहिए। तो इन सारे चीज का वीडियो आपको बनाया दिया गया है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। बेरियम Ba का वैलेंसी होता कितना है 2 और Cl का वैलेंसी 1, तो इसका उस पे उसका इस पे, तब BaCl2 प्लस Al2SO4 का हॉल क्या 3 रिएक्शन किया, BaSO4 प्लस AlCl3, ये 3 मिस्टेक है, AlCl क्या होगा 3, आप लोग जानते होंगे तो समझ रहे होंगे। अब इसको बैलेंस कर लेना है, तो देखिए तो बी, हालांकि ये बैलेंस किया हुआ है तो बी करके ही नहीं लाना चाहिए था, तब न सीख पाते आप। Ba की संख्या कितनी है, तो इधर भी Ba की संख्या कितनी कर दी गई है। हालांकि पहले जो इसमें किया हुआ है उसको हम मिटा देते हैं, रुक जाइए 1 सेकंड रुकिए, और तब हम लोग बैलेंस करते हैं। अब कहेगा आप तो ऐसू जान गेवे किए हैं, कोई बात नहीं, सीख लेंगे, ऐसे भी आगे है खाली। देखिए ऐसे आपके पास मिलता, ये इक्वस उक्वस से आपको कोई विशेष मतलब नहीं है, वो बता रहा है कि इक्वस ये सब के साथ भी लिखा हुआ होना चाहिए। इसको बैलेंस जब करना है तो Ba की संख्या कितनी है और यहां Ba की संख्या कितनी है, चलो मजा है, ये दोनों बैलेंस है। फिलहाल Cl की संख्या कितनी है, उधर Cl की संख्या कितनी है, बड़ा टेंशन वाला बात है यार, इधर 2 है उधर क्या है, SO4 की संख्या कितनी है, देखो SO4 पूरे बोले तो SO4 की संख्या 3 है, SO4 की संख्या कितनी है 3, Al की संख्या कितनी है, तो ऐसा दिमाग लगाएं, इस Cl 2 है और उधर Cl कितना है, तो जब 2 और 3 को बैलेंस करना है तो दोनों को 6 बना लीजिए, दोनों को क्या बना लीजिए, तो 6 बनाने के लिए यहां 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब यहां हम कर दिए मल्टीप्लाई कितना से 3 से, तो इसके वजह से Ba भी क्या हो गया, तो अब यहां Ba 3 करने के लिए हम अपने मन से क्या लिखेंगे, अब देखो Ba की संख्या कितनी है, तो Ba की संख्या कितनी है, Ba माने बेरिलियम के बेरियम, अच्छा बेरियम, बी रहता तो बेरिलियम, Ba है तो बेरियम। Cl की संख्या 6, तो यहां Cl भी कितना है 6 है, Al कितना है 2, तो फिर यहां भी Al कितना है 2, SO4 कितना है 3, तो SO4 कितना है 3। देखो जब एग्जाम पास आए तो वीडियो जरूर देखिए, कोशिश कीजिए जितना बार देखेंगे उतना जल्दी याद हो जाएगा। सब लोग को ये बात मालूम है कि किसी किताबी बात को अगर एज ए वीडियो दिखाया जाए तो ज्यादा बच्चा उसको कवर अप कर पाएगा। अगला सवाल है सोडियम जल, अच्छा सोडियम प्लस जल, और रिएक्शन पूरा भारी गड़बड़ है जी, रिएक्शन हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आगे पीछे हो गया है, समझ गए, ये हाइड्रोजन रहेगा उधर है ना, इसको यहां से काट दें, काट दे रहे हैं, रुको ना ब्लैक से काट देते तो थोड़ा पता भी नहीं चलेगा, लो कट गया। देखो क्वेश्चन ही गड़बड़ था, तो ये एरो का सिंबल थोड़ा बड़ा कर देते हैं, रुक जाइए, ठीक है। तो सोडियम प्लस क्या है जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब प्लस में क्या दिया, प्लस में क्या दे रहा है ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो बोलो सोडियम को क्या लिखते हो Na, सोडियम को क्या लिखते हैं Na लिखते हैं, तो क्या Na लिख दिए हैं हम, कोई दिक्कत। अब उसके बाद जल को H2O बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH लिखेंगे, हाइड्रोजन को H2 लिखेंगे, अब बैलेंस कर देते हैं, तब बोलिए Na कितना है 1, उधर भी Na कितना है, क्या मजा है, कोई टेंशन ही नहीं है। O कितना है 1, इधर भी O कितना है तेरा, ये भी सही है। H क्या गो 2 गो, लेकिन यहाँ H 2 1, बड़ा भारी दिक्कत है। अगर आप इसको 2 कर दें, अगर आप इसको क्या कर दें 2, तो क्या हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गया, इसको 4 करने के लिए यहाँ 2 करना पड़ेगा, और कहीं समस्या है। सोडियम क्या गो हो गया, तो हम भी सोडियम क्या गो कर ले,
तो देखो तो सोडियम कितना 2, यहां भी सोडियम कितना 2, ऑक्सीजन कितना 2, ऑक्सीजन कितना 2, क्योंकि ये टोटल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो टोटल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये ऑक्सीजन भी कितना हो गया 2। अब उसके बाद बात करेंगे हाइड्रोजन का, तो 2 दूना 4, दो पहले से यहाँ 2 दूना क्या, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन अब प्लस 2, टोटल कितना 4। समझ में आया कि इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? आपके एग्जाम में ऐसे ही रासायनिक समीकरण हिंदी में लिख दिया जाएगा और आपको ये नीचे का फॉर्मेट खुद से तैयार करना है। तो इसके लिए सबसे बेहतर उपाय है कि आप कोशिश करें कि हम यौगिक का सूत्र याद कर लें। आगे, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित समीकरण लिखिए। ये देखो क्या बोला, उनकी अवस्था के संकेत के साथ। तो बाबू अवस्था का संकेत का जहां बात आता है, तो जब तक आप उसके बारे में जानेंगे नहीं तब तक आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि कौन सी अवस्था में कौन सा कंपाउंड रहता है। हम अगर बता भी दे तो कुछ कुछ का ही बता पाएंगे, सारा का तो बता ही नहीं सकते। तो अब यहां बात समझिए, कम से कम आपको अभिक्रिया का जो संकेत के जैसा जो समीकरण लिखते हैं, यानी कि अभिक्रिया से समीकरण बना के और उसको संतुलित करने आ जाना चाहिए। बोला जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन, जल में कौन सी है, बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट का, ये भी इक्वस फॉर्म में, कौन फॉर्म में है ये सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन किया। आपके पास रिएक्टेंट कौन कौन है, बेरियम क्लोराइड और दूसरा कौन है, सोडियम सल्फेट। कौन है, तब BaCl2 प्लस Na2SO4, तो ये बनाएगा क्या, NaCl प्लस BaSO4। ध्यान से सुनो, ये प्लस है क्या है प्लस वाला है क्या, तो दोनों आयन आपस में आदान प्रदान किया। भाई देखा ना, एक पत्नी उसके साथ चल गई है, उसकी वाली इसके साथ, BaSO4 माने ई एकरा साथ सेटिंग कर लिया, ई कर लिया किसके साथ, इसके साथ सेटिंग, NaCl बन गया और BaSO4। देख रहे हो, BaSO4 और Na क्या, Cl। इसको हम लोग बोलते हैं उभय विस्थापन। कौन अभिक्रिया, हालांकि ये सब बात हमसे पूछा नहीं है, ये नॉलेज के लिए आपको बता दिए कि कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा, उभय विस्थापन। आपको सिर्फ इस अभिक्रिया का एक समीकरण लिखना था, वो भी संतुलित समीकरण। तो क्या अभिक्रिया का संतुलित समीकरण लिखा जाएगा, जल में बेरियम क्लोराइड माने इक्वस फॉर्म में है। कौन फॉर्म में, जिसको शॉर्ट में AQ लिखते हैं, जो जलीय विलयन हमारे पास होता है उसके बगल में हम क्या लिखते हैं, AQ। ये जो बात है से समझ में आया। सल्फेट विलयन अभिक्रिया करके साफ लिखा है, अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन और अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। ये तो साफे सब कुछ दे लिए हैं जी, इसमें तो कोई टेंशन नहीं था, हम तो आधे ही पढ़ लिए थे। बोला है साथ जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन, तब तो इसको आराम से लिख सकते हो तुम लोग भी। देखो क्या कहा, जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का विलयन, तो ई AQ है, ई भी AQ हो जाएगा, होगा जी। अच्छा, सोडियम क्लोराइड का विलयन, तो एकर AQ मिलेगा। अब प्लस अघुलनशील बेरियम सल्फेट, तो ये बेरियम सल्फेट अघुलनशील अवक्षेप के रूप में, नीचे की ओर तीर का चिन्ह दोगे, S भी लिख दे सकते हो वहां पे। कोनो दिक्कत है, समझने में किसी को कोई समस्या नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, ये स्टेटमेंट लिखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन, ये भी किसमें है, जल में, से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाता है। तो ये में तो लिखल आ गया है AQ, ये भी क्या होगा AQ, क्योंकि साफ कह रहा था। और सोडियम क्लोराइड का विलयन, तो ये भी AQ, और फिर प्लस क्या H2। ई कौन सी फॉर्म में होगा, लिक्विड में, कौन सी में, कोनो दिक्कत है, लिखा जाएगा। बैलेंस कर लोगे जी, तब बैलेंस कर लोगे तो हम आगे बढ़ जाएं। चलिए आप बोलिएगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे, आप ही के चलते रुकल रहते हैं हम। आगे क्वेश्चन है, किसी पदार्थ X, ये पदार्थ कौन है, X है, उसका उपयोग सफेदी, सफेदी माने दीवारवा को पेंट करने, दीवार को क्या करने, सफेदी करने के लिए होता है। तो पदार्थ X का नाम बताना है।
किससे हम लोग पेंट करते हैं भाई? तो हम लोग तो चूना से पेंट कर देते हैं। कौन चीज से? इसका सूत्र भी लिखना है, तो हम रासायनिक नाम लिखेंगे। एक्स का नाम कैल्शियम ऑक्साइड होगा, जिससे पेंट किए उसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। लिखा ना कि पदार्थ एक्स का नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। और इसका जब सूत्र पूछे तो सूत्र में तो तुम ट्रेंड है ये हो कि CaO, कैसे? कैल्शियम का Ca और ऑक्साइड का क्या। ये समझ में आ रहा है कि इसमें कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो बोल सकते हैं। दिक्कत है जी? दिक्कत नहीं ना? आगे देखिए, ऊपर जो 1 क्वेश्चन में है, लिखे गए पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया लिखे। कौन बड़ा बात था? CaO, इसको जल के साथ अभिक्रिया किया तब बनाया CaOH का Hal2। नाम आता है ना लिखने? देखो, कैल्शियम ऑक्साइड ये जल है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कोई दिक्कत है? प्रश्न संख्या बोला कितना? 3। बोला जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, जब लोहे की कील को कहा? कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? कुछ तो होता होगा, कुछ तो जरूर होता होगा। इसे रंग क्यों बदल जाएगा भाई? तो बोला ऐसा, जब लोहे की कील को कहां डालते हैं? कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं। कहां डुबाते हैं? कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है? हरा दिख भी रहा है नहीं? तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है? क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण, कॉपर अधिक क्रियाशील की लोहा? लोहा, लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को कॉपर सल्फेट से विस्थापित कर देता है और हरे रंग के आयरन सल्फेट का निर्माण करता है। कौन सल्फेट का? उपरोक्त अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण निम्नलिखित प्रकार से है, जैसे CuSO क्या? 4, CuSO4 प्लस, या CuSO4 प्लस क्या? Fe। यही ना आयरन को इसमें डाला गया है। ये क्या बोला था? कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की कील को डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का रंग क्यों बदल जाता है? तो पहले ये नीला रंग का था और बदल गया कौन रंग में? हरा रंग में। क्यों? क्योंकि पहले CuSO4 था, अब बन गया ये FeSO4। ऐसा क्यों बना? क्योंकि आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील है और इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन अभिक्रिया? कौन अभिक्रिया? कॉपर अलग विस्थापित हो गया। समझ में आया? लिख लोगे इसको, PDF भेज दिया जाएगा, इसको लिख लीजिएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तेरा यो बता। देखो सुने, एकदम याद करने का तरीका। पेरेंट्स सुनेंगे तो कहेंगे कि का ये सब पढ़ाता है मास्टर जी। देखो, द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब द्विविस्थापन बोले तब ऐसे ही अदला बदली, दोस्त का क्या कर लिए? अदला बदली कर लिए। जैसे अपन भाषा में AB, ए के साथ पहले कौन थी? B थी। ए पॉजिटिव नेगेटिव है। एक्स क्या? Y। ए पॉजिटिव क्या? नेगेटिव। अगर ये अभिक्रिया AY प्लस XB हो जाए, माने ई एकरा साथ वो एकरा साथ अदला बदली कर ले, तो इसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? चलो डिफिनेशन बोलते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कर दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। कौन अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। बोला साहब बेरियम क्लोराइड, अब इसमें आपको एग्जाम्पल लिखना था तो एग्जाम्पल आप कुछ भी दे सकते थे, लेकिन अब इसमें ऐसा एग्जाम्पल लिखा हो तो हम इसी को क्या कर दे रहे हैं? समझा दे रहे हैं। जब हम बेरियम क्लोराइड तथा पोटेशियम सल्फेट के जलीय विलयनों को आपस में मिलाते हैं, कहाँ मिलाते हैं? बिना मिलाले कोनो कुछ होगा जी? मिलाना पड़ेगा। तो बेरियम सल्फेट तथा पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तब बोलो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? BaCl2। क्या होगा? BaCl2 छुट्टल था तो इसको 2 कर दिए हैं। 1 सेकंड रुक जाइए, इसी कलर से कर देते हैं 2। कोई दिक्कत? तथा पोटेशियम सल्फेट, तब पोटेशियम सल्फेट को तुम क्या बोलते हो? K2SO4। अच्छा, इसके जलीय विलयन को आपस में मिलाए तब बेरियम सल्फेट क्या बनेगा? BaSO4।
तथा पोटेशियम क्लोराइड को KCl। कोनो दिक्कत? ये करें ना, समीकरण लिखना है। एगो बात याद रखिएगा, जब तक समीकरण को आप संतुलित नहीं कीजिएगा तब तक उस समीकरण में नंबर नहीं मिलेगा। नंबर लाने के लिए आपको क्या करना होगा? समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। तो समीकरण को संतुलित कर देंगे क्या? आगे बढ़ जाएं, संतुलित किया हुआ भी है। एक मिनट, निम्न अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। तो क्लास 10 में उपचयन और अपचयन को पहचानना बड़ा आसान है। देखो, जैसे बोला उपचयित मतलब ऑक्सीकृत, अपना भाषा में इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकृत। एनसीईआरटी के भाषा में क्या? उपचयित। ये अपचयित जो है इसको कहते हैं अवकृत। क्या कहते हैं? तो हम लोग तो डायरेक्ट समझ लिए हैं कि जिस पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ाव हो जाए, जिस पदार्थ से उस अगर ऑक्सीजन का क्या हो जाए तो उसको कहते हैं कि वो ऑक्सीकृत हो गया। क्या हो गया ये? तो यहां देखो तो ऑक्सीकरण ना हुआ है, इस सोडियम में ऑक्सीकृत हो गया। आई कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, यहीजा बेचारा से हट गया है। तो देखो ना, यहाँ ऑक्सीकरण हुआ। कौन सी हुआ? ऑक्सीकरण। और यहीजा क्या हुआ? अवकरण। पहचान लोगे? तो CO को अवकृत कर दिया गया और Na को ऑक्सीकृत कर दिया गया। कौन दिक्कत है? पहचान लेंगे। चलिए पहचानिए लीजिएगा। तो देखो, Fe2O3 प्लस Al, रिएक्शन Al2O3 प्लस Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो देखो तो Fe2O3 अब प्लस Al, ये Al आया और इस ऑक्सीजनमा को अपने साथ लेके निकल दिया। अब बेचारा ये Fe अलग रो रहा है। तो इस अभिक्रिया को कौन अभिक्रिया कहते हैं? कौन सा अभिक्रिया तुम्हारे में है विस्थापन जी? है ना ये? तो आंसर हो जाएगा कौन सा? डी। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लौह चूर्ण है, उससे क्या किया आप? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाले तो रिएक्शन कर लेगा। और सही उत्तर का निशान लगाइए। बोला ऐसा हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा क्या? हाइड्रोजन गैस और क्या बन जाएगा? क्लोरीन गैस तो अलग निकलेगा नहीं, क्लोरीन गैस नहीं निकलेगा, कोई भी क्रिया नहीं होगी। आयरन, हाइड्रोजन गैस और कौन सा? आयरन क्लोराइड बनेगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। अच्छा, दिया हुआ भी था। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो ये तो डेफिनेशन आपको आता है। वे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और प्रतिफलों के तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ये सब प्रश्न VBI है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर अगर आप कंप्लीटली पूरा क्लियर कर लेते हैं तो कहीं दिक्कत आपको एग्जाम में नहीं होगी। क्यों आवश्यक है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम, किसका नियम है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुपालन के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। किसको संतुलित करना आवश्यक है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। कोई दिक्कत? दिक्कत है जी? फिर से बोले। हाँ, तो ऐसे दिखने लगा। ठीक है, देखो, निम्नलिखित कथन में रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तन कर उसे संतुलित कीजिए। क्या करना है? उसको संतुलित करना है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन अब प्लस हाइड्रोजन। अच्छा, ये पूरा लैंग्वेज में है, एक मिनट। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग कर अमोनिया बनाता है। तो देखो, नाइट्रोजन का N2, हाइड्रोजन का H2, अमोनिया का NH क्या? 3। अमोनिया का NH, अब अमोनियम बोलता था NH4। संतुलित करना है, कर लेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड, कौन सल्फाइड? हाइड्रोजन सल्फाइड का सिंबल H2S, ये गैस है। वायु में दहन होने पर जल और सल्फर डाइऑक्साइड देता है। तो देखो तो H2S है, 2O2, O2 नीचे होगा, ठीक है। 2 ऊपर नहीं, 2 कहाँ होगा? इसका नीचे हो जाएगा। तो 2 इसका नीचे कर दिया गया, ठीक है। रिएक्शन H2O जल दे रहा था और सल्फर डाइऑक्साइड दे रहा था। मतलब अभिक्रिया लिख के और उसको क्या कर देने का था? संतुलित कर देने।
एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। ये बात भी आपको एक बार और ऐसा बताया गया, एक बार इस चीज को और आपको बताया गया है। देखो Al2SO4 का होल 3, क्यों? क्योंकि हमको कहा था एल्यूमिनियम सल्फेट, कौन सल्फेट? तो एल्यूमिनियम सल्फेट हमने लिखा प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 क्या बनाया? उसके बाद बनाया है एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। तब बेरियम सल्फेट तो लिखा और AlCl क्या होगा यहाँ 3 छूटा हुआ है, AlCl क्या 3, बैलेंस कर लेंगे। देखो Al कितना है 2, बोलो इधर से Al कितना, इधर भी Al कितना, यहाँ Ba कितना, यहाँ Ba कितना, नहीं तो बैलेंस नहीं है जी। यहाँ पे 3 होगा, बैलेंस नहीं था। देखो अब हो गया Ba कितना 3 और यहाँ Ba कितना हो गया, अब 3 हो गया। पहले से 2 था तो इसको हम लोग क्या किए 3, तब Ba 3 हो गया ना जी। SO4 कितना 3, SO4 भी कितना 3, Cl6 तो यहाँ भी Cl कितना, समझ में आया? आगे बोलते हैं। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया कर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम है जल के साथ अभिक्रिया किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया और साथ में हाइड्रोजन गैस दिया। समझ में आया कि इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस करने जरूर आना चाहिए। रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, तो लो संतुलित कर ही के दे दिए है, तो हम क्या इसमें संतुलित करें? कर लोगे ना? संतुलित करके ही दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान कर देनी है। संतुलित करके नहीं देना चाहिए था, लेकिन संतुलित करके दिया गया है, ठीक है, कर लेंगे ना, इसमें कुछ तो है नहीं, संतुलित करने का ही प्रोसीजर है। हाँ ये ठीक है। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, अपने से लिखना है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलो CaOH का होल क्या 2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या CO2, रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO 3 प्लस जल का H2O। अब इसको बैलेंस करो, तब बोलो कैल्शियम कितना, उधर कैल्शियम कितना, कार्बन कितना, एक कार्बन, 2 नहीं 1, यहां भी कार्बन कितना 1। ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तब 2 यहां और 2 यहां, टोटल कितना 4। यहां भी ऑक्सीजन कितना 3 यहां और 1 यहां 4। हाइड्रोजन कितना 2, यहां हाइड्रोजन कितना है, तेरा ही तो संतुलित है। ये क्या है संतुलित, इसमें करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। जिंक क्या बोला सेकेंड नंबर, जिंक, तो जिंक का क्या सिल्वर नाइट्रेट AgNO, रिएक्शन जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल क्या और सिल्वर का Ag। चलो जिंक कितना है 1, यहां जिंक कितना है 1, यहां जिंक 1, यहां जिंक 1। Ag कितना 1, यहां भी Ag कितना है 1, लेकिन NO3 टोटल कितना 2, लेकिन यहाँ NO3 कितना 1, तो 2 कर दें, तो 2 करेंगे तो Ag भी 2 हो गया। तो चलो Ag को भी क्या कर दें, बैलेंस करने आ जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं अनुमान द्वारा संतुलित करना। कैसे संतुलित करना, चलो आगे भी मजा आएगा। बोलो एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का क्या L, कॉपर क्लोराइड UCl, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, कॉपर का CO। बोलो ये विस्थापन अभिक्रिया है ना जी, Al क्या गो, वहां Al क्या गो, कॉपर क्या गो, वहां कॉपर क्या गो, Cl क्या गो और वहां Cl क्या गो। तब 2 और 3 को बैलेंस करना है, तब बोले थे 6 बना दो, क्या बना दो, तब बोलो यहाँ पे 3 लिख दें और यहाँ पे क्या लिख दें 2। तब देखो तो कॉपर की संख्या कितनी 2 3, लेकिन वहां कॉपर की संख्या 1, Al की संख्या 2, तो चलो यहाँ 2 करना पड़ेगा और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 3। समझ में आ गया, बैलेंस कर दोगे। चलो नीचे बेरियम सल्फेट, कौन सल्फेट बेरियम क्लोराइड, तब बेरियम क्लोराइड को क्या BaCl2, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, रिएक्शन किया बेरियम सल्फेट तब BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl। चलो बैलेंस करो, करो बैलेंस। Ba का कितना, यहाँ Ba कितना, Cl क्या है गो 2, वहां Cl क्या है गो 1, बर्दाश्त करते हैं। SO4 कितना 1, SO4 कितना 1, चलो यहाँ 2 कर दे,
2 कर दे तो पोटेशियम कितना 2, पोटेशियम उधर भी 2, Cl2 यहां भी Cl2, बैलेंस हो गया? हो गया बैलेंस क्या? चलो, कोई डाउट मन में रहे तो बोल सकते हैं। आगे, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार भी बताइए। ये थोड़ा दम वाला सवाल था। पोटेशियम ब्रोमाइड, बोलो KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया। अब अगर मन है थोड़ा इक्वस लिखने का तो लिख दो इक्वस प्लस, क्योंकि इक्वस दिया हुआ था। बेरियम आयोडाइड तब BaI2, क्योंकि इसका 2 ना होता है जी, रिएक्शन। पोटेशियम आयोडाइड Ki, इक्वस लिखना है बाबू तो लिख दो, दिया हुआ है ये तो थोड़ा लग क्या रहा है, प्लस बेरियम ब्रोमाइड तब BaBr2, ये किस में है? सॉलिड। सॉलिड लिक्विड से तो आपको बैलेंसिंग में कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है, से सुनो, पोटेशियम कितना 1, उधर पोटेशियम कितना 1, इसको रुको थोड़ा सा बढ़िया से कर देते हैं ताकि दिक्कत समझने। चलो, हाँ, पोटेशियम 1, यहाँ भी पोटेशियम 1, Br1, यहाँ Br2, बर्दाश्त करते हैं अभी। Ba कितना 1, यहाँ Ba कितना 1, I कितना 2, यहाँ I कितना 1, तो इसको 2 कर दें, नो नो व्हाइट से कर देते हैं 2, नहीं तो ग्रीन से, ग्रीन सिग्नल दे दें 2 से। 2 से जब किए हैं तो पोटेशियम 2 हो गया, आयोडीन भी 2 हो गया है। आयोडीन तो 2 करना ही था, लेकिन पोटेशियम 2 करने के लिए यहाँ 2 करना पड़ा, तो Br भी हमारा 2 हो गया, ये भी Br2 हो गया, Ba 1 है, यहाँ भी Ba हमारा 1 है, बैलेंस हो गया। चलिए आगे देखिए, आगे का सवाल कहा जिंक कार्बोनेट, तो ZnCO3 फल नहीं रिएक्शन, चलो रिएक्शन, जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये सेम चीज आप जब एग्जाम में बनाइएगा तो इसको उतार लीजिएगा, सॉलिड का सॉलिड, यहाँ सॉलिड का सॉलिड, वहां गैस का गैस, ठीक है, बैलेंस करना है। Zn कितना 1, यहाँ Zn कितना 1, कार्बन कितना 1, वहां कार्बन कितना 1, CO कितना 3, यहाँ O कितना 3, O1 और 2 कितना 3, बैलेंस है, इसमें कोई छूछा करने की जरूरत। आगे बोला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या लिखते हो बोलो H2, क्लोरीन का क्या Cl2, रिएक्शन HCl, कौन सी L? अच्छा, अभिक्रिया का प्रकार भी बताना था, 1 मिनट पीछे आते हैं, नहीं कैसे बताएंगे जी, बताएंगे उसको। देखो KBr है, K के साथ कौन है, Ba के साथ क्या है I, लेकिन अब K के साथ कौन है I, Ba के साथ क्या है, तब बदला बदली दोस्त का कर लिया जी, दोस्त समझो चाहे पत्नी का, नहीं कर लिया, लड़ाई झगड़ा से मुक्ति पाना है तो बदला बदली अपना मित्र से कर लिया, चलो भाई कुछ दिन तेरे साथ खुश। तो वो कौन सा अभिक्रिया, द्विविस्थापन, कौन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्यों नहीं बता देंगे। आगे, ये एक यौगिक, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा यौगिक टूटकर 2 सरल यौगिकों में बदल जाए उसको वियोजन, कौन सा, वियोजन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। आगे देखो, ये H2Cl2, अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा पहले, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 कर दोगे, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन, कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। ये याद एकदम कर लेना है, जिनको दिक्कत होगा या जो नए हैं वो थोड़ा सा इस पे ज्यादा ध्यान दें। मैग्नीशियम बोला तो मैग्नीशियम के लिए क्या Mg, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अरे तेरा का लिखा गया है, अम्ल है HCl, मजाक नहीं उड़ाइए, रिएक्शन MgCl2 अब प्लस क्या हाइड्रोजन, कोई दिक्कत है जी, अगर ना है दिक्कत तो सुनो, देखो बैलेंस करो पहले, Mg बराबर H, लेकिन यहाँ H2, तो यहाँ 2 कर दें, तो 2 कर दोगे तो हो गया जी, जब हो ये गया है कलरवा बदल दे, काय कर ना बदलाएगा, छोड़ो, अरे भाई नहीं बदलाएगा, छोड़ना। कौन सा रिएक्शन होगा, उतना क्या लाल पीयर हरियर करना है, लो ना कर दे। देखो तो एकल विस्थापन बोल सकते हैं इसको, विस्थापन बोलेंगे, कहो कैसे, Cl के साथ H था, Mg आया इसके साथ जगह ले लिया, इसको अलग हटा दिया, बहुत दुख है नहीं जी, ये तो ऐसे ही हो गया, वो रो रहा है बेचारा इधर बैठ के हाइड्रोजन की हमर वाली अब दूसरे के साथ
चली गई है। उष्माक्षेपी है विनोदी तो आता होगा जी। उष्माक्षेपी अउष्मा शोषी का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के फलस्वरूप उष्मा का उत्सर्जन हो उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण करके अभिक्रिया कंप्लीट हो तो उसको उष्मा शोषी। दोनों अलग है, एक उष्मा देगा, दूसरा उष्मा लेगा। तो देखो, उष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे होती हैं जिनमें उत्पादों के निर्माण के साथ साथ किसका उत्पादन होता है। फोटो देख रहे हो, इनने वाला को अभिकारक बोलते हो, इधर प्रतिफल बोलते हो, तो उष्मा दे रहा है जी, यहां भी उष्मा दे रहा है, तो कौन अभिक्रिया, उष्माक्षेपी। कौन अभिक्रिया, अच्छा वो जो डेफिनेशन बोले ओकरा से काम चल जाएगा तेरे को। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल का निर्माण उष्मा के अवशोषण के फलस्वरूप होती है। कैसे होती है, उष्मा के अवशोषण के फलस्वरूप क्या कहलाती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। देखो एकरा में अभिकारक के तरफ उष्मा है, तो जब अभिकारक के तरफ उष्मा तो उष्मा शोषी, या प्रतिफल के तरफ उष्मा तो उष्मा क्षेपी। सब याद करके सुनाना पड़ेगा आप लोग को। श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, एकदम VVI क्वेश्चन है ये। श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। देखिए, श्वसन की क्रिया में हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज का दहन होता है जिसमें ऊर्जा निकलती है। तब बोलो, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा निकले तो उष्माक्षेपी बोल सकते हैं उसको। उसको क्या बोल सकते हैं, उष्माक्षेपी बोल सकते हैं। इसी ऊर्जा से हम अपने दैनिक कार्य करते ही, तो एक्सटर्नल पॉइंट है, मतलब ओकरा में पेवल लगा दिया। अतः श्वसन एक कौन सी अभिक्रिया है, क्यों उष्माक्षेपी है, क्योंकि ग्लूकोज के दहन के बाद इस प्रक्रिया से ऊर्जा मिलती है। तो जिस प्रक्रिया या जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊर्जा का उत्पादन हो उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। कौन सी अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण निम्नलिखित प्रकार है। ग्लूकोज देखिए रहे हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कांड हुआ, CO2 बना, H2O बना, क्या ऊर्जा दिया, तो जिसमें प्रतिफल के तरफ ऊर्जा दे उसमें उष्माक्षेपी, और जिसमें अभिकारक के तरफ ले उसको उष्मा शोषी। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का विपरीत क्यों कहा जाता है, एकदम VVI प्रश्न, सवाल पूछा हुआ एग्जाम में है ये। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन का विपरीत क्यों कहेंगे, तो ये तो सामान्य समझने की बात है कि संयोजन अभिक्रिया में दो यौगिक या दो तत्व आपस में जुड़ेंगे, अब वियोजन में एक टूट के दो या दो से अधिक में बदल जाएंगे। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में टूट जाता है क्या कहलाएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा, छूट गया है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं और एकल उत्पाद बनाते हैं। माने एगो में एकल अभिकारक टूट के दूगो उत्पाद बनाया, आयोगों में दूगो अभिकारक जुड़ के एकल उत्पाद, अपोजिट है ना जी। अतः वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का क्या कहते हैं, विपरीत। मतलब आप यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, दिक्कत कर रहा है आपको तो सबसे सिंपल सा है मेथड कि इसको वैसी अभिक्रिया को मिटा देंगे क्या, और लिख देंगे वियोजन अभिक्रिया में, इसमें को मिटा दिए, प्रिंट मिस्टेक है तो जुगाड़ तो अपने पास सही है ना। कौन अभिक्रिया में हो गया ना, देखो वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में टूट जाता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर अभिक्रिया करके एकल उत्पाद लिखने में थोड़ा दिक्कत हो तो एक उत्पाद लिख देंगे, बनाते हैं। अतः वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का क्या कहते हैं, विपरीत। काम खत्म है, चलिए खत्म है तो बदल ले। वियोजन अभिक्रिया का अच्छा उदाहरण में था, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण दिया हुआ है और संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण दिया हुआ। कोई दिक्कत, एगो सामान से दूगो सामान बन गया अलग अलग, और दूगो से एगो बन गया तो ये संयोजन वाला वियोजन। उन वियोजन अभिक्रिया का एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो देखो ये ताप के वजह से हुआ
सूरज के प्रकाश के वजह से हुआ, विद्युत के वजह से हुआ, दिखाई दिया। ये कैल्शियम कार्बोनेट टेम्परेचर लेके CO और CO2 में बदल देगा। AgCl सूरज के प्रकाश में Ag और क्या कर देगा, Cl2, और वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा तो H2 प्लस O2। तीनों रिएक्शन में आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि किसी यौगिक के बड़े अणु टूटकर दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में बदल जा रहे हैं। मतलब तीनों वियोजन अभिक्रिया है, लेकिन तीनों की कंडीशंस अलग अलग हैं। कोई टेम्परेचर लेके, तो कोई इलेक्ट्रिसिटी के वजह से, तो कोई सूरज के प्रकाश के वजह से। वही तो एग्जाम्पल पूछा भी था, ऐसा भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में। ज्यादा बदल गया क्या? ठीक। विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, ये बात एक बार और आपने देखा। विस्थापन और द्विविस्थापन, सुन लीजिए। विस्थापन अभिक्रिया को एकल विस्थापन भी कहते हैं। उसमें विस्थापन की प्रक्रिया बस एक बार होती है। परिभाषा अगर बोले तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कर, मतलब उसका आयन इसके पास, इसका आयन उसके पास, दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। बस दोनों का एग्जाम्पल, डिफिनेशन और एग्जाम्पल, बस हो गया काम इसका, है ना। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। दिया हुआ एगो जिंक आया और इस Cu को हटाया और इस SO4 को अपने साथ ले लिया। कंडीशन तनी देख लो ये दोनों का कैसे किया है। Zn उधर से आया स्मार्ट बॉय, Cu को हटाया, SO4 को अपने साथ रखा, है ना जी। ये बेचारा रो रहा है, कोई दिक्कत है। सेम चीज द्विविस्थापन में तो अदला बदली, एकदम हम भी खुश तुम भी खुश, प्लस माइनस, है ना जी, प्लस माइनस। द्विविस्थापन समझ में आया। चलिए, सिल्वर शोधन में, सिल्वर के कौंची में, शोधन में, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त, सिल्वर किस से, नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा, किसके द्वारा, कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखे, तो लिखल है ये, हम क्या बोले, AgNO3 है, कॉपर को लाया, कॉपर ज्यादा अभिक्रिया Ag से था, Ag को हटाया और NO3 को अपने पास ले लिया, क्योंकि इसको Ag हटाना था, Ag को वहां से भगाना था। तो NO3 को अपने साथ ले लिया और कहा चल निकल, जो अपना जो तुमको करना है से करो, UPSC का तैयारी करेगा। इधर देखो, अब क्षेपण अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया है। अब क्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अब क्षेपण को तो जानिए रहा है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अवक्षेप प्रतिफल के रूप में प्राप्त हो, उसको कौन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके अवक्षेप बनाते हैं, कौन अभिक्रिया। एकदम सिंपल। तत्काल में जो मूवी निकला है उसमें एक बात बोलता है, या उसमें शायद उसमें वो बात नहीं सिखाया गया है, लेकिन उसका रियलिटी ये है, उससे पूछा गया था या एग्जाम में आता था, सुपर कंप्यूटर क्या है। तो बहुत परेशानी होता था मनोज कुमार शर्मा को याद करने में। तो उसकी जो श्रद्धा थी वो बोली कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सुपर कंप्यूटर आता 2 नंबर का है, तेरे को 2 नंबर मिलेगा नहीं, 1 नंबर मिलेगा, तो उतना माथा पेचिस क्या कर रहा है, तुम डायरेक्ट याद करो। वह कंप्यूटर जो सामान्य कंप्यूटर से 100 गुना ज्यादा काम करता है, सुपर कंप्यूटर कहलाता है। एकदम अपने भाषा में आसान हो गया ना। सेम चीज अवक्षेपण अभिक्रिया, कोई तामझाम नहीं करना है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के साथ या प्रतिफल के फलस्वरूप अवक्षेप बनते हैं या अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, क्या कहलाता है। अब फिर से एक बार, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा। एकदम जोश के साथ पढ़ाई करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल बोला, सोडियम सल्फेट विलयन में किसको डिसॉल्व कराया, बेरियम क्लोराइड विलयन, मिलाने पर क्या बनता है, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। कोई दिक्कत है। और अवक्षेप को हम लोग
सिंबल एगो ऊपर से कहा नीचे की ओर एरो का दे देते थे। कोई दिक्कत है? चलो, अभिक्रिया जहां भी बाबू लिखेंगे संतुलित करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? संतुलित करके। ऑक्सीजन के योग, ऑक्सीजन का क्या योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। कौन पद है भाई, जरा हम भी देखें। एगो है उपचयन और एगो है क्या एगो उपचयन और एगो क्या अपचयन। दोनों सेम लिखा गया, देख रहे कैसे ठग रहा है, ये तो बच्चा को खुश कर देगा जी। एगो उपचयन एगो का अपचयन, बात समझो। अरे लिखे में गड़बड़ा जाता है। अब लिखे वाला थोड़ा ज्यादा आलसी है, उन्हें कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में गड़वाता है। ऊपर से कॉपी किया, नीचे रखा, छोड़ दिया, वैसे चलने के जैसन हो। वह अभिक्रिया देखो अपने से समझ ले पहले। ऑक्सीजन अगर जुटा तो ऑक्सीकरण, अब अगर ऑक्सीजन हटा तो क्या अवकरण। किताब की भाषा को समझने के लिए उपचयन कहते हैं किसको? ऑक्सीकरण को। और अपचयन किसको कहते हैं? अवकरण। समझ में आया क्या कि कोई दिक्कत? अपचयन किसको? अवकरण को। उपचयन किसको? ऑक्सीकरण को। जब ऑक्सीजन जुड़े तो ऑक्सीकरण, और जब ऑक्सीजन हटे तो अवकरण। समझ में आया? तब बोला हुआ रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से छूट गया, तो यौगिक क्या में ऑक्सीजन का क्या योग हो, अब उपचयन अभिक्रिया कहलाता। देख रहे फोटो, या Mg के साथ ओ जुटा जी, तो जब वो जुटा तो MgO बना, तो ये अभिक्रिया उपचयन है कि अपचयन है? उपचयन। कौन चयन? माने ऑक्सीकरण। कौन करण? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक से, कैसा लिखता है जी, किसी यौगिक क्या से ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कौन अभिक्रिया? कोई दिक्कत है? CuO प्लस H2 रिएक्शन। यहां देखो ऑक्सीजन इसके साथ था, क्या था? अब यह क्या इधर है? ऑक्सीजन नहीं है, तो जब नहीं है तो इसका मतलब अवकरण हो गया। क्या हो गया? और इसी अवकरण का दूसरा नाम क्या है? अपचयन। कौन चयन? तो पहचान लिए, ऑक्सीजन का हटना अपचयन और ऑक्सीजन का सटना, बस हटाओ सटाओ। एक भूरे रंग का चमकदार, एक भूरे रंग का क्या चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। रूस गया होगा बेचारा। नहीं जी, इस तत्व X और उसके काले रंग का यौगिक का नाम तो नहीं बता दीजिए हमको। तो ये भूरा का जो X है ना, वो कॉपर था। कौन सी था? और जो यौगिक बना है वो क्यूप्रिक ऑक्साइड है। कौन ऑक्साइड? तो नामे पूछा था, हम लोग सूत्र भी दे दिए नहीं, एगो एक्स्ट्रा समीकरणों लिख दिए कि लीजिए ना ऐसा काम होता है। कॉपर था, उसको आप गर्म किए, एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन लेके रिएक्शन किया और बनाया Cu क्या O। कोई दिक्कत है? और जिसका रंग कैसा है? काला। जिसका रंग कैसा है? लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? चकाचक रखने के लिए? नहीं जी, लोहे की बनी वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? तो जंग से बचने तथा सुंदर दिखने के लिए। लिख दोगे ना, जंग से बचने तथा सुंदर। क्यों? क्योंकि ऐसे सामान्य रूप से लोहे की बनी वस्तु को छोड़ दिया जाए खुली हवा में तो उसमें जंग लग जाएगा। आप पेंट कर देंगे तब पेंटवा जो है वो लोहा को डायरेक्ट हवा से संपर्क में आने नहीं देगा, क्योंकि पेंटे ना आएगा संपर्क में तो अच्छा भी लगेगा और जंग से भी बच जाएगा। तेल समझते हो? एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों करते हैं? क्या मस्त क्वेश्चन है। तेल तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित इसीलिए करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन कैसा गैस है? अक्रिय गैस। कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से बचाती है। ऑक्सीकृत होने से क्या करती है? समझ में आया क्यों करते हैं नाइट्रोजन से युक्त? क्योंकि
अगर नाइट्रोजन नहीं देंगे तो ऑक्सीजन के संपर्क में खाद्य पदार्थ आएगा, और जब ऑक्सीजन के संपर्क में खाद्य पदार्थ आएगा तो ऑक्सीकृत हो जाएगा, और जब ऑक्सीकृत होगा तो खराब हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि खाना हमारा खराब ना हो, तो उसके चलते हम कोई अक्रिय गैस के संपर्क में उस खाद्य पदार्थ को रख देंगे। तो वो अक्रिय गैस में यूज करते हैं किसको? नाइट्रोजन को। कौन सा? नाइट्रोजन। अक्रिय मतलब उससे काम, उसके साथ रिएक्शन नहीं करता है वो। निम्न पदों का वर्णन करें। पद तो पहले दिखा, यहां है। संक्षारण, अब विकृति गंधिता। संक्षारण और क्या? विकृति गंधिता। जब किसी धातु को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, ऐसे रस्सी से बांध के रखवा ना, तो वह वायु नमी प्रदूषकों से क्रिया करके संक्षारित हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? संक्षारण। जैसे लोहे में जंग का, लोहा का कोई सामान एकदम चकाचक है, उसको खुली वायु में अगर छोड़ दिए तो वायु का जो ऑक्सीजन है या बाकी जो भी कंपोनेंट्स हैं उनके साथ मिल करके रिएक्शन करके अपने ऊपर एक लेयर बना देगा भूरा रंग का, जिसको जंग बोलते हैं। अब फिर जब वो जंगवा को आप हटाइएगा ना, तो लगेगा कि लोहा के ऊपर का परत जो है वो हट रहा है, मतलब संक्षरित हो रहा है, क्षय हो रहा है उसका। संक्षारण समझ में आया किसको बोलते हैं? इसने टॉपिक था विकृति गंधिता। क्या था? विकृति गंधिता। नाम लॉलीपॉप लग रहा है, लेकिन ये खाना को खराब होना विकृति गंधिता कहलाता है। खाना कोची हो गया खराब, उसका स्वाद अप्रिय हो गया, माने बढ़िया नहीं लगने लगा। तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थों को खुला रखने पर कुछ समय के बाद ऑक्सीकरण उसमें क्या हो जाता है, हालांकि इसको ऑक्सीकृत लिख सकते हैं, हो जाता है, तथा उसकी गंध तथा स्वाद में परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? अप्रिय हो, इन्हें क्या बढ़िया हो जाएगा। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? विकृति गंधिता। एग्जाम्पल वसायुक्त खाद्य पदार्थों का खराब होना। कोई दिक्कत? आज का सेवा इतना ही, एनसीईआरटी में इतना ही सवाल था। आप कोशिश कीजिएगा इसको बढ़िया से याद कर लें कॉपी में लिख कर, ठीक है।